हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट बजट के बारे में कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कैसे बजट बनाती है एंड कैसे हम इस बजट का यूज़ करके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब जैसा कि सब लोग जानते हैं कि डेट शीट आ चुकी है, तो यहाँ से अब भैया सीरियस होकर के अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। तब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है, ये है वो है, पर मैं तुमको सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो एक हिसाब किताब है कि क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हो, आप कहीं पर भी खर्चा करने जाते हो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे पहले तो आप हिसाब लगाते हो, हिसाब किताब बनाते हो कि भाई मेरे पास कितना पैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए गए, तो सबसे पहले बंदा आपसे क्या पूछता है कि भैया आपका बजट कितना है, यानी कि आप कितने पैसे यहाँ पर खर्च कर सकते हो। तो आप बोलते हो कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो 1 लाख की सैलरी आती है तो चलो 30-40 हज़ार का फ़ोन मैं ले सकता हूँ, या फिर चलो 50 हज़ार का ले लेता हूँ, तो 20 हज़ार डाउन पेमेंट, बाकी का मैं EMI कर दूंगा। तो ये तुमने क्या किया, एक बजट के हिसाब से काम किया। अब हुआ क्या कि तुम्हारा था 1 लाख रुपए सैलरी और तुम 1,20,000 का आईफोन लेकर के आ गए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बजट बिगड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोलूँ तो तुम्हारा जो रिसीट है, यानी कि तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा है, उससे तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा कम होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ पैसा बचे भी। तो गवर्नमेंट की भी ये कोशिश होती है कि वो यहाँ पर जितना भी पैसा कमा रही है उससे कम खर्चा करे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो आगे जाकर के बताऊंगा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा खर्चा ज़्यादा बताती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट। हर साल बनाया जाता है, हर साल बजट आता है, अपन सब लोग देखते हैं। जितने भी CA वाले हैं सब लोग यहाँ पर होशियार हो जाएं, तो हर साल देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आइटम वाइज हम एस्टिमेट करते हैं। आइटम वाइज यानी कि हर एक आइटम को हम यहाँ पर लगाते हैं और उसके हिसाब से एस्टिमेट बनाते हैं। अब देखो, मैं जैसे कि मैंने बताया था कि मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले तुम जाते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदने के बाद बजट नहीं बनाते, पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि एस्टिमेट बनाते हैं कि मेरे पास कितना पैसा आएगा और उसमें से कितना पैसा खर्च हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बड़ी है। अब ऐसा तो नहीं वो लास्ट मोमेंट के लिए बैठी रहेगी, तो पर पहले से हिसाब लगा लिया जाता है कि अब अगर कोरोना आने वाला है तो कितना खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, कहाँ पर कितना एलोकेट करना है। तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रख लिया जाता है। और अगर तुम न्यूज़ देखते हो तो तुमको ये चीज़ दिख भी रही होगी। लास्टली ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साल के लिए बनाया जाता है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसे करके गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट विच शोज आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। तो फिजिकल ईयर की में पूरा हमको मिल जाता, फिजिकल बोल देता फिजिकल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है पूरी की पूरी डेफिनेशन। अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, तो सबसे पहले तुम बोलोगे सर हम टैक्सेस पे करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, टैक्सेस तुम पे कर रहे हो एंड तुम चाहते हो कि अगर तुमने टैक्स पे किया है तो उसका तुम्हें रिटर्न मिले, तुमको रिटर्न में बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर जब भी बजट बनता है तो वो लोगों की भलाई के हिसाब से बनता है कि लोगों की भलाई कैसे हो सकती है। और यहाँ पर एक बंदे की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सबकी बात की जा रही है कि सारे लोगों की भलाई कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले भलाई करने का तरीका है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर देती है थ्रू 2 मेथड्स, 2 मेथड के थ्रू करती है। लेकिन यहाँ पर क्यों एलोकेट कर रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर 2 चीज़ों का ऑब्जेक्टिव है, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और दूसरा सोशल वेलफेयर। फिर से सुनना, एक है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दूसरा सोशल वेलफेयर। पर सर प्रॉफिट क्यों मैक्सिमाइज कर रही है? भाई सिंपल सी बात है ना, पैसा लगा रही तो उसको भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आती है सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन। तो अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेगी, यानी कि अपने पैसे को कहाँ पे लगाएगी? सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन। पर सर सब्सिडीज तो फ्री में दी जाती है, मतलब उसका तो कुछ गवर्नमेंट को फायदा भी नहीं होता। तो यहाँ पर वो क्यों कर रही है? सोशल वेलफेयर के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा मोटा बंदा है, अब वो छोटा मोटा बंदा क्या करता है, मोमोज की दुकान लगा ले, ठीक है, कहता है चलो यार मोमोज की दुकान खोलते हैं, मोमोज देंगे सबको। अब होता क्या है कि वो देखता है इतने हैवी टैक्सेज हैं, इतनी सारी यहाँ पर खर्चे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे बोलेगी कि देख भाई LPG सिलेंडर आता है, उसमें मैं तुम्हें सब्सिडी दे देती हूँ। आपके घर में भी सब्सिडी मिलती होगी अगर आप लोग थोड़े से मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से हो गए, तो यहाँ पर होता है, ठीक है।
ऐसे किसी को गरीब नहीं बोल रहे, पर ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। तो जिसका भी लो इनकम ग्रुप होता है, देखो इंग्लिश में बोलो तो अच्छा लगता है, अगर जो लो इनकम ग्रुप होते हैं उनको क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडीज दी जाती, क्यों, ताकि उनका कुछ खर्चा बचे। ठीक है, आप देखते हो कि फार्मर्स है उनको टैक्स कंसेशन मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी तरीके से क्या होता है, एक्सपेंडिचर को कम किया गया है कि लोगों को ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, उनको थोड़ी सी मदद मिले ताकि वो अपना प्रोडक्शन करते रहें। तो अगर वो बंदा मोमोज का प्रोडक्शन कर रहा है तो एक टाइम क्या आएगा कि वो भी अपने आप में स्टैब्लिश्ड हो जाएगा और वो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सोशल वेलफेयर हुआ। सेकंड चीज क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्ट खुद प्रोडक्शन करने लगो। एक है कि लोगों को एनकरेज करो प्रोडक्शन करने के लिए, उनको सब्सिडीज दो, उनको टैक्स कंसेशन दो ताकि वो कर सके। एक है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन करो। अब डायरेक्टली प्रोडक्शन कैसे करती है, अभी कोरोना आया था, अब कोरोना के टाइम पे क्या होता, वैक्सीन तो भैया 1000 रुपए की मिल रही थी, तो 1000 रुपए की वैक्सीन हर कोई नहीं लगा सकता, लोग फ्री में नहीं लगवा रहे थे, 1000 रुपए में कैसे लगवाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद से पूरी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराई। फ्री में वो अमिताभ बच्चन की कॉलर ट्यून लगवाई ताकि हम सब लोग जब भी करें तो हमारे अंदर वो आए, क्या बोलते हैं उसको, जागरूकता यानी कि अवेयरनेस आए। तो सोशल अवेयरनेस बढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन किया जा रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ताकि जो लोग हैं वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी सर्विसेज बनाई जाए। तो दो तरीके से यहाँ पर एलोकेशन हो रहा है और इससे सोशल वेलफेयर बन रहा है। सेकंड हो जाता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वही गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इस कहावत से ये जो इंग्लिश का पॉइंट है वो बना है, दैट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो होता क्या है कि बहुत सारे अमीर लोग जो होते हैं वो तो भाई कमा रहे हैं अच्छा खासा, वो तो अमीर होते जा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो उनके अगर काम कर रहे हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर टैक्स लेती है। अब टैक्स कैसे लेती है, जितनी आपकी इनकम होती है उस पर वो टैक्स लेती है। तो वो क्या करते हैं, रिच लोग जितने भी होते हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगाती है, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और उसको जो है खर्च करती है पुअर लोगों के ऊपर। बस इस पॉइंट में यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं तो वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहती है। पर होता क्या है, एकदम से क्या होता है, इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी लोगों को। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जाग जाएगी। और अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए तो जो सेलर्स हैं जो कि बेच रहे हैं वो बेचना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई हमको तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो प्राइस ज़्यादा हो चाहे कम हो, ज़्यादा होता है तो जो कस्टमर है उसको यहाँ पर दिक्कत होती है, अगर कम होता है तो जो सेलर है उसको दिक्कत होती है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। तो गवर्नमेंट को तो दोनों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर कभी भी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कब होता है, जब मेरी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर सर इसको कैसे समझेंगे, तो अगर आपने एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये समझ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडी अगर ग्रेटर होता है यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा खरीदेंगे ऑफ कोर्स ये बात है, प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर कम कर देती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करना बंद कर देगी। पर सर इससे होगा क्या, अगर गवर्नमेंट ने अपना खर्चा करना बंद कर दिया तो यहाँ पर गवर्नमेंट कितने का खर्चा कर रही है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, अब देखो समझना बात को, एक एग्जांपल देते हैं उससे सबको समझ में आएगा। इसकी गवर्नमेंट एक ब्रिज बनवा रही है। अब ब्रिज बनवा रही है तो उस पर लेबर लगेगा, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर खर्चा कर रही है ब्रिज बनवाने पर। तो यहाँ पर अगर सीमेंट खरीदी जाएगी तो सीमेंट का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट बल्क में खरीदती है, 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए लगा रही होती है। अगर सैलरी देना है तो 1000 करोड़ लगा रही है। तो यहाँ पर सबको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, लेबर को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो फर्दर खर्चा करेगा। ऐसे करके क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो अगर उसने ब्रिज बनवाना बंद कर दिया, उसने कहा बाद में बनवाएंगे ब्रिज, एक रोड बनवा दी, दूसरी रोड अब नहीं बनवाएंगे, तो अगर उसने अपना खर्चा कम कर दिया तो इससे होगा क्या कि चीज़ों के लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो लोग आगे फर्दर खर्च नहीं करेंगे, तो डिमांड अपने आप गिर जाएगी। तो जैसे ही डिमांड गिर जाएगी तो अपने आप प्राइसेस गिर जाएंगे। क्लियर है बात। एग्रीगेट डिमांड सिर्फ मैक्रो लेवल पे होता है, बाकी एग्रीगेट डिमांड का कोई अलग मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है कि यहाँ पर इसी का उल्टा करती है। अगर डिफ्लेशन में आता है यानी कि बिल्कुल ही प्राइसेस गिर जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही मतलब समझ रहे हो, 1 रुपये में आपको डेयरी मिल्क मिल रही है, पहले 100 रुपये की डेयरी मिल्क मिल रही थी, अब 1 रुपये की मिल रही है। तो होगा क्या कि जितने लोग डेयरी मिल्क बेच रहे थे वो तो अब बेचना बंद कर देंगे कि भाई अब 1 रुपये की डेयरी मिल्क में प्रॉफिट ही क्या होगा। समझ में आ रहा है, पहले 100 की बेच रहे थे अब 1 रुपये की बेच रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। तो जो एक्सपेंडिचर उसने अभी कम किया था उसको वो फिर से बढ़ा देगी ताकि
यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर से उनके पास पैसा है, वो और खर्च करना शुरू करे, तो जो डिमांड गिर गई थी वो डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगी एंड बढ़ने से यहाँ पर प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब देखो पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। अब देखो पब्लिक एंटरप्राइज में क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिसमें नेचुरल मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की। अभी नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है, वैसे लिखते नहीं बनता, यहाँ पर आते हैं, नेचुरल मोनोपोली यानी कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे। अब रेलवे देखो कहीं पर भी ऐसा प्राइवेट तरीके से आपने देखा किसी की ट्रेन चल रही हो, किसी का भी रेलवे ट्रैक हो? नहीं, रेलवे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। उसका कुछ हिस्सा उसने प्राइवेटाइज कर दिया है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक अलग प्राइवेट सिस्टम हो। तो यहाँ पर जिसकी रेलवे हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर नेचुरल मोनोपोली होती है। यहाँ पर इसको कोई और नहीं कर सकता, इसको कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है, जो उसके प्राइसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे जो IRCTC होती है वो आपका सिर्फ 57% ऑफ ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पर आपसे लेती है, बाकी का आपको डिस्काउंट मिल जाता, बाकी का आपसे नहीं लिया जाता। वरना अगर एक्चुअल में आप जितना ट्रैवल करते हो ना, अगर उसका प्राइस लिया जाए तो आपकी टिकट बहुत महंगी हो जाएगी। पर क्योंकि हर बंदे को सफ़र करना है और वो चीज़ गवर्नमेंट की है, इसलिए यहाँ पर कम पैसा लिया जाता है। इसलिए अगर आप जाकर के देखोगे तो जो IRCTC है यानी कि जो ट्रेन का ऐप है, उसको बहुत बड़ा लॉस होता है हर साल। लेकिन तब भी उस लॉस को कवर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को अपने बजट से कुछ पैसा निकाल करके उनको देना पड़ता है, ताकि वो लोग वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी दे सके, वहाँ पर मैनेजमेंट कर सके, वहाँ पर हर चीज़ हो सके। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पब्लिक एंटरप्राइज जो कि गवर्नमेंट के दम पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर पैसा दिया जाए, क्योंकि लोग तो पैसा देंगे नहीं, लोग तो कम मतलब उसमें जा रहे हैं। अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर से यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत जाएगी। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? सोशल वेलफेयर का था। इसलिए यहाँ पर जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनको मैनेजमेंट करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है GDP में अच्छा सुधार होना। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड कहीं पर भी आता है, चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स में आए, चाहे इंडियन इको में आए, चाहे कहीं भी आए, आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर GDP की बात ज़रूर होगी। तो GDP यहाँ पर कौन सा GDP? रियल GDP। तो अगर आपने अभी नेशनल इनकम पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो बस अभी देख लो, क्योंकि नेशनल इनकम की वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो रियल GDP यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एनकरेज करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो उससे पैसा जनरेट होगा, उसको सेल करके पैसा जनरेट होगा। उसी पैसे को हम डिवाइड कर देते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में, ताकि यहाँ पर सबकी सैलरी उससे बन जाती है, सबको पैसा मिलता है और इसी से तो पैसा बनता है। तो अगर आपके प्रोडक्शन हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसी से पैसा जनरेट होगा, उसी से ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो बहुत सारे टैक्स रिबेट्स देती है। ठीक है, टैक्स रिबेट्स यहाँ पर देती है। तो टैक्स रिबेट देने से होता क्या? रिबेट क्या मतलब? डिस्काउंट देती है सिंपली। तो अगर डिस्काउंट देगी, टैक्स में कमी करेगी, तो इससे क्या होगा? नए नए जो वेंचर्स हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनकरेज होंगे कि भाई यहाँ पर चलो प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड चीज़ हो जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा यहाँ पर हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो अगर गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, रेलवेज बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो इससे बहुत सारा जो ग्रोथ है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। मेट्रो बनाई गई, बहुत सारी जगह पर जो है मेट्रो बनाया गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप किया गया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है। उसके अलावा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था वो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और वहाँ पर आपने ज़रूर सुना होगा कि बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। इसके कारण हुआ क्या है, वहाँ पर बहुत सारा और जो है अब सब लोग को दिखा है कि एक्सपोजर बढ़ गया, हर चीज़ हुआ है और उससे कितना सारा पैसा कमाया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अब होता क्या है कि रीजनल डिस्पैरिटी भी होती है। एक पॉइंट हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, यानी कि लोगों में तो इनइक्वालिटी होती है, कोई गरीब है कोई अमीर है। वैसे ही रीजनल डिस्पैरिटी भी होती है कि कोई शहर बहुत अच्छा होता है, कोई शहर बहुत ख़राब होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात में आज के टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया तो उसका डेवलपमेंट अपने आप होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जगह है जहाँ पर बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करेगी। तो जैसे ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होगा तो वहाँ पर भाई लोग आकर के काम करेंगे। अब अगर लोग आकर के काम करेंगे तो अब उनको फॉर एग्जांपल चाय पीना है, कॉफ़ी पीना, तो चाय कॉफ़ी की दुकान लग जाएगी। अब जैसे कि कहीं पर कॉलेज बन जाता है तो कॉलेज के आसपास आपने देखा होगा अपने आप ही रेंट से ज़मीनें जाने लगती हैं, लोग रेंट से रहने लगते हैं, तो वहाँ पर एक सोसाइटी अपने आप डेवलप होने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर देना है। तो वहाँ पर लोग आएंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो एक टाइम पर जो गाँव या फिर जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनकी भी ग्रोथ यहाँ पे होने लगेगी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ कि गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है और कहाँ पर पैसा खर्च करती है। तो जब भी पैसा कमाती है हम उसको बोलते हैं बजट रिसीट्स, यानी कि पैसा कैसे कमाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो हम सब लोग भी अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, अगर नहीं भी हो तो यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर दो तरीके की रिसीट होती है, एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। अब रेवेन्यू के अंदर भी दो नेचर आते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स दे करके जो पैसा कमाया जाता है, और दूसरा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स दे करके मतलब जो लोग टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स से जो पैसा आ रहा है उसको टैक्स रेवेन्यू कह रहे हैं। नॉन टैक्स यानी कि इसके अलावा भी पैसा जो है गवर्नमेंट कमाती है, यहाँ पर आएगा कैपिटल रिसीट्स आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बजट एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पर कैसे खर्चा हो रहा है, यानी कि सरकार का खर्चा कहाँ पर है। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब चलो जल्दी से पढ़ते हैं कि यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर कैसी क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर है बात? चलो यार जल्दी से मतलब समझ लेते हैं हमारी रेवेन्यू रिसीट्स का। तो रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन बोलती है रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एनी एसेट्स। यानी कि यहाँ पर ऐसे कुछ पैसा आपके पास आ रहा है जिससे ना तो लाइबिलिटी जनरेट हो रही है ना तो एसेट्स में रिडक्शन आ रहा है, पर इसका मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इतने भारी भरकम वर्ड्स हो जाते समझ में नहीं आता। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपसे मैं बोलूँ जा भाई एक आईफोन खरीद करके लेके आ, लेकिन पापा के बिना, पापा के पैसे नहीं यूज होना चाहिए। ठीक है, अब तुम जाते हो आईफोन खरीदने के लिए, सबसे पहले तुम कहोगे यार भाई पैसा तो है ही नहीं। अब पैसा याद हो तुम अपने दोस्त से मांगोगे। ठीक है, दोस्त के पास जाओगे, भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तो तुम समझ रहे होगे कि तुमको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तो दोस्त से नहीं मिलने वाले, लेकिन तुम क्या करें, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आया कि किसी से मांगो पैसा, किसी से भी उधार लो। तो सबसे पहले अपन उधारी करने के लिए जाते हैं कि भाई कोई उधार पैसा दे दे, उससे कुछ पैसा आएगा तो मैं आईफोन ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी, किसी से पैसा उधार लेना। सेकंड आता है रिडक्शन इन एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो उधार अगर तुम्हें कोई नहीं दे रहा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग कोई चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास किडनी है तो जाकर के अपनी किडनी बेचोगे, किडनी बेच करके जो पैसा आएगा तो तुम्हारा एसेट यानी कि किडनी एक एसेट हुई तो एसेट रिड्यूस हो गया और पैसा आ गया। हो सकता है तुम्हारे पास पुराना मोबाइल फ़ोन हो, तुम उसको बेचो, तुमने एसेट बेचा, तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो तुम्हारा एसेट रिड्यूस हुआ, उससे तुमने पैसा कमा लिया। तो हम दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं, एक है कि मैं अपने किसी से उधार ले लूँ, अपने किसी साथ वाले से उधार ले लूँ, तो उधारी यानी कि लाइबिलिटी जनरेट करके मैं पैसा ले लूँ, बोरिंग्स करके मैं पैसा ले लूँ, लोन लेकर के मैं पैसा ले लूँ। सेकंड इज कि मैं अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ को बेच करके पैसा कमा लूँ। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है रेवेन्यू रिसीट्स में कि यहाँ पर ये दोनों तरीके नहीं कमाएंगे। तो अब कैसे पैसा मिलेगा, तो जैसे कि आपके पापा पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि सैलरी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की बात चल रही है, अब गवर्नमेंट को तो सैलरी कोई दे नहीं सकता, सैलरी तो मतलब गवर्नमेंट सबको दे रही, गवर्नमेंट को कैसे मिलेगी। तो गवर्नमेंट की जो सैलरी होती है वो होती है टैक्स रेवेन्यू। है कि यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू, लोगों से टैक्स ले करके, अब टैक्स जब ले रही है तो ना तो वो लोगों से लोन ले रही है ना ही कुछ चीज़ बेच रही है, लोगों से लोन थोड़ी ना ले रही है, वो तो लोग टैक्स दे ही रहे हैं, उससे सरकार की इनकम हो रही है, उसको वो खर्च कर रही है। तो नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर इन रिडक्शन इन एनी एसेट्स। ओके ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में दो तरीके से पैसे ले रही है। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज पे लगते हैं। जब तुम किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, तुम्हारी सैलरी से टैक्स काटती है, यानी कि जो टैक्स जो सैलरी तुम्हारे मम्मी पापा को मिलती है या तुम्हारी दीदी को मिलती है, वो जो है या भैया को मिलती है, वो उसमें से पहले से टैक्स काट लिया जाता है, वो सरकार को भेज दिया जाता है, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है। तो ये डिपेंड करता है सबकी सैलरी के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10% टैक्स है, जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 रुपये टैक्स,
10 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए टैक्स, तो डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये हर इंडिविजुअल पे लगता है। और कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, कि भाई कंपनीज को अपने प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट वो कमा रही होती है, तो याद करो अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी हो या फिर बीएसटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हो, तो वहाँ पर हम जैसे हमारे पास EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो निकलता है। तो सिर्फ सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स को देते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स में, ओके ये पेन कर चुका है, जो पैसा बचता है इंटरेस्ट ऑन टैक्स देने के बाद, उसके बाद वो शेयर होल्डर्स में जाता है। यानी कि सबसे पहले टैक्स दिया जाता है भैया हर जगह पर, तो टैक्स मिल रहा है और ये हर बंदे को इंडिविजुअली मिलता है। अब सेकंड पॉइंट आता है बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड का मतलब है कि ये जो बर्डन है ना टैक्स भरने का, ये कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर एक बंदा है उसकी इनकम 10 लाख रुपए, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई और उसके लिए टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब और क्लियर होगा जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको टैक्स अपना अपना सबको फिलफिल करना पड़ेगा। अगर पापा पैसे कमा रहे तो पापा अपना टैक्स अलग देंगे, मम्मी पैसा कमा रही तो वो भी अलग देंगी। और अगर तुम भी अभी इंस्टाग्राम पे रील बना करके या शॉर्ट्स बना करके पैसा कमा रहे हो या गेम खेल करके पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारा जो पैसा है जितना कमा रहे हो वो ऐड हो जाती है पापा की इनकम पे, और पापा जितना टैक्स दे रहे हैं उतना ही तुम्हारी इनकम पे भी टैक्स लगेगा। तो इसके लिए भी जाकर के पढ़ लो, ये नए रूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो देना पड़ता है, भले बहुत सारे लोग नहीं देते, टैक्स देना पड़ता है। यूट्यूब पर भी टैक्स लगता है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ पे लगता है। तो बर्डन कोई भी शिफ्ट नहीं कर सकता। लिमिटेड रीच, हर बंदा टैक्स नहीं दे रहा होता ना। अब इसको ये लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई ब्लैक मनी है, ऐसा नहीं। लिमिटेड रीच का मतलब है कि देखो हर बंदा थोड़ी ना पैसे कमा रहा है। अब जैसे कि फार्मर्स होते हैं, उनको उनके ऊपर ज़्यादा कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे लोग होते हैं इनको टैक्स में छूट मिलती है, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। तो इसकी रीच लिमिटेड है। इसका मतलब भी तुम्हें सब समझ में आएगा जब हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी बस पढ़ने ही वाले हैं। और इसका एग्जाम्पल आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर। इस पर एक वर्ड जरूर यूज होगा, क्योंकि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड यूज होता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूर आता है। इसकी जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ यूज होता है तो जीडीपी आता है, गुड्स एंड सर्विसेज यूज होता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूर आएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि तुम कितना खर्चा करते हो अपनी कंजम्पशन पे। इस पर तुम्हारा डोमिनोज आ जाता है, तुम्हारा स्टारबक्स आ जाता है, तुम्हारा मोमोज आ जाते हैं, हर चीज़ जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो और उस पर जितना भी खर्चा कर रहे हो उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। जब तुम डोमिनोज को ध्यान से देखोगे ना, जब भी ऑर्डर करते हो डोमिनोज, वहाँ पर लिखा रहता है डिलीवरी टैक्सेस एंड चार्जेस। तो वहाँ पर ऐसा 50 रुपये कुछ लिखा आता है, 50 रुपये कुछ लेता है डिलीवरी का और टैक्सेस का, वो तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगा। अब अगर एक पिज़्ज़ा खाओगे और वो 200 रुपये का है, और अगर 10% टैक्स है तो 200 रुपये 20 रुपये टैक्स लगेगा। 2 पिज़्ज़ा खाओगे तो 400 रुपये का होगा, यानी कि 40 रुपये टैक्स लगेगा। 3 पिज़्ज़ा खाओगे तो 60 रुपये टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? जितना खर्चा करोगे उतना ज़्यादा टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है तुम कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो। सेकंड आता है बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इसका बर्डन तुम शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने खाया, अपन सब लोग आए पार्टी करने, दोस्तों में पार्टी करने जाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बिल आता है तो जल्दी से पास कर दिया जाता है, नहीं मैं नहीं, तुम पे करो, अरे तुम पे करो, तुम पे करो, तुम पे करो। तो जो बंदा पे कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। सबको अलग अलग टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबको अलग अलग टैक्स पे करना है, पर यहाँ पर सब अलग अलग टैक्स पे कर सकते हैं। वाइड रीच है, हर बंदा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, हर मिनट हर सेकंड्स कितने सारे गुड्स खरीद रहा है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पर। तो यहाँ से बहुत सारा टैक्स यहाँ पर सरकार के पास आ रहा है। लास्ट इज इसका जो एग्जाम्पल आता है वो जाता है जीएसटी। तो जीएसटी से कितना पैसा सरकार ने कमाया है तो सब जानते हैं भैया, हर चीज़ में जीएसटी, 18% जीएसटी, पक्का बिल बनवाओ 18% जीएसटी दो। तो यहाँ पर एक सिंगल टैक्स हो चुका है, और ऐसे करके ये टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि यहाँ पर टैक्स से पैसा नहीं आ रहा, किसी और चीज़ों से आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास और भी सोर्सेज हैं पैसा कमाने की। फर्स्ट जो आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आता है यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही तो इंटरेस्ट पेड नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फिर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, दूसरे देश हो गए, हर किसी को लोन वोन देती रहती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नेपाल जो है उसको लोन दे दिया तो वहाँ पर वो इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट है वो इनका यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाता है। तो यहाँ से पैसा सरकार कमा रही है। सेकेंड इज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। तो अब जैसे कि जो सरकार है उसके बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे उसकी कंपनीज होती हैं, जैसे कि तुम्हारी LIC हो गई, तुम्हारी BHEL
भेलपुड़ी नहीं, ऐसा भेलपुड़ी नहीं, भेल हो जाती है, ठीक है, BHEL। उसके बाद फिर तुम्हारी बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो SBI हो, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उससे भी सरकार को फ़ायदा होता है, उस प्रॉफिट को भी वो यूज़ करती है सोशल वेलफेयर के लिए। इसके अलावा डिविडेंड्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, तो अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, वो कंपनीज चलती हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट से भी पैसा मिलता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, वो भी शेयर मार्केट में खेलती है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा हो जाता है फीस एंड लाइसेंस फीस। तो यहाँ पर फीस का मतलब क्या हो जाता है, देखो फीस का मतलब हो जाता है कि बहुत सारी फीस होती है, जैसे कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, तो जिसके तुमने बोर्ड का एग्जाम देने के लिए गए होगे तो तुमसे फीस ली गई होगी। कितनी फीस हो जाती है, आई थिंक सो हमारे टाइम पर कुछ 1000 रुपये या 2000 के अंदर कुछ रहता है, वो फीस देना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है, ठीक है, तो हर जगह पर कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में एक फ़ीस ली जाती है, ये सब किसको जाती है, गवर्नमेंट को जाती है, तो गवर्नमेंट से इसकी क्या हो रही है, बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही है। लाइसेंस फीस क्या हो जाता है, जब तुम कोई स्पेशल परमिशन लेते हो, स्पेशल परमिशन में बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। भाई हल्ला आ रहा है, ट्रक निकल रहा है यहाँ से, चलो हो गई, शांति हो गई, शांति हो गई, शांति हो गई, ओके। तो यहाँ पर लाइसेंस फीस क्या होती है, जहाँ पर एक स्पेशल परमिशन ली जाती है, जैसे कि भाई गन खरीद रहे हैं, तो गन नहीं खरीद रहे, जैसे गन रख रहे हैं, जैसे कि सलमान खान है, उनके पास एक गन होगी, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन रखते हैं, तो वो जो गन रखने के लिए उनको कुछ पैसा देना पड़ता है। क्लियर है बात, तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इज फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पर जिसके आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हो, ठीक है, तो रेड लाइट अगर क्रॉस कर देते हो तो यहाँ पर फीस जो है वो देना पड़ता है। यहाँ पर अगर तुम हेलमेट नहीं पहनते हो तो तुम्हारा चालान आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फाइन्स एंड पेनल्टीज़ तुम्हें लगते हैं वो सब तुम्हें यहाँ पर कवर अप हो जाती हैं। एस चीट्स, इससे तो मुझे वाइस सिटी याद आ जाता है, ठीक है, चीट्स ऐसे डालते थे, तो एस चीट्स का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि तुम मर जाते हो, इसकी GTA वाइस सिटी में वो एक बंदा था यार, कोई D नाम का बंदा होता है जिसका विलापन ले लेते हैं, ठीक है, तो जाते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो उसका विलापन ले लेते हैं। वैसे क्या हो जाता है, जो गवर्नमेंट होती है, अगर कोई बंदा मर जाता है, ठीक है, मर जाता है और उसका कोई भी आसपास का कोई बंदा नहीं है, तो गवर्नमेंट उसकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पर कर लेती है। तो अगर उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं हुआ, वो अकेला था बंदा, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, मर गया, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी गवर्नमेंट। क्लियर है बात। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, अब इसकी कोई बाहर से बंदा आया, डोनाल्ड ट्रंप आया या फिर कोई और बंदा आया, चाइना का कोई बंदा आया, चाइना से तो खैर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तो कोई भी अगर जगह से बंदा आता है वो खुश हो गया, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए वो खुश हो गए, तो यहाँ पर अगर हमको कोई भी पैसा बाहर से मिलता है या फिर कोई भी ग्रांट यानी कि जैसे कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है, अभी केरला में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा हमको बाहर से मिला था, हम भी नेपाल को पैसा देते रहते हैं, तो जो भी हम ऐसे गिफ्ट के तौर पर किसी को देते हैं तो वो भी हमारे लिए एक तरीके की इनकम हो गई। फोर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स कब होता है, जब कोई बंदा पैसा नहीं देता, तो जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कोई बंदा ले रहा है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट उसने फुलफिल नहीं किया, तो अगर फुलफिल नहीं किया तो उसको कुछ ऐसा चार्ज, पेनल्टी टाइप की देना पड़ेगा, उसको हम फोर फीचर कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के पास क्या होगा, मेट्रो स्टेशन बन गया, बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेट्रो स्टेशन बन गया, तो मेट्रो स्टेशन बनने के कारण या फिर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन गया, ठीक है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन गया, अब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना, सब लोग वहाँ पर आने लगे, इससे क्या हुआ, तुम्हारी एक दुकान थी और तुम्हारे घर में दुकान थी, अब किस चीज़ की थी, चाय की दुकान थी, तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, तुम्हारे यहाँ पर आकर चाय पी रहा है, तुम्हारे आकर नाश्ता कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि तुमको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जिसकी वो दृश्यम फिल्म होती है, तो दृश्यम फिल्म में क्या हुआ, वो पुलिस स्टेशन बनवा देते हैं। अब पुलिस स्टेशन अगर बनवा देते हैं तो वो जो बंदा होता है जिसका कैफे, उसके यहाँ पर सब लोग पुलिस वाले आकर के खाना खा रहे हैं, वहाँ पर आकर के नाश्ता कर रहे हैं, तो उससे क्या उस बंदे को तो फायदा होगा ना, कैफे वाले को, तो यहाँ पर सेम चीज़ हो रही है। तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी क्योंकि हमारे कारण आपका फायदा हुआ है तो आप हमको कुछ फीस दो, कोई भी मतलब डेवलपमेंटल चार्ज टाइप का लगा दिया कि हमारे कारण तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ है तो चार्ज लो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके इन तरीकों से भी सरकार पैसा कमाती है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन को देखो तो आ जाता है कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एनी एसेट, यानी कि बिल्कुल उल्टा है रेवेन्यू रिसीट का। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी हम ऐसे तरीकों से पैसा कमाते हैं जहाँ पर या तो हम किसी से लोन ले रहे हैं या फिर अपने घर का सामान कुछ बेच रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास बेचने के लिए क्या होता है, अब तो गवर्नमेंट का घर तो है नहीं कि जो बेच देगी, तो उसके पास होती कंपनी। अब कंपनी भी ऐसा नहीं कि कंपनी बेच दिया यानी कि बिल्डिंग बेच दी, लैंड बेच दी, ऐसा नहीं होता।
हमेशा किसी भी कंपनी के शेयर्स बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो गवर्नमेंट किसी से पैसा लेगी, न कि उधार पर लेगी, एज अ फॉर्म ऑफ लोन लेगी, या फिर अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बोरोइंग्स। तो अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, बोरोइंग्स कर रही है, बाहर से पैसा ले रही है। तो यहाँ पर सरकार किसी से भी पैसा ले सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट से लेगी, यानी कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया, आरबीआई से ले सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो कि हमने पढ़ा था, यानी कि सिक्योरिटी सेल कर देगी, आरबीआई की तरफ से कह देगी भाई सिक्योरिटी सेल कर दे, तो लोगों का पैसा ले लेगी, तो वहाँ से पैसा यहाँ पर उधार पे आ सकता है। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से पैसा ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, बहुत सारे से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिससे हम पैसा ले सकते हैं। तो ये एक सोर्स हो जाता है बोरिंग करने का। तो बस आपको सोर्सेज के यहाँ पे नाम लिख देना है, बस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन्स, किसी न किसी को कभी ना कभी लोन दिया होगा। तो देखो यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आप लोन लेते हो तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है। पेन उतना अच्छा चला नहीं, पर ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स यानी कि आपने किसी को लोन दिया था, उसको आपने रिकवर कर लिया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने नेपाल को लोन दिया था, नेपाल ने वापस दे दिया। तो देखो जब आप किसी को भी लोन देते हो, अब इसकी लोन ले रहे हो तो लाइबिलिटी है, तो अगर किसी को आप लोन दे रहे हो तो वो आपका एसेट है, क्योंकि एसेट का मतलब ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर उस बंदे ने पैसा आपको चुका दिया तो आपका एसेट रिड्यूस हो गया। क्लियर है बात? तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि एसेट यहाँ पे रिड्यूस होता है, और आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर आप रिकवरी कर रहे हो लोन्स की तो आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा जो कि आपने दूसरे को दिया था वो वापस आ गया। क्लियर है बात? अदर रिसीट्स, अदर रिसीट्स में क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार यूज होता है। डिसइन्वेस्टमेंट्स का सिंपल मतलब होता है कि आपने क्या किया है, किसी भी अपनी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी है, जैसे कि रेलवेज थी, तो रेलवेज के जो शेयर्स हैं जब वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी को बेच दिए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने कोई भी पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको सेल कर रही है और दूसरे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको खरीद रहे हैं और उनके नाम पर हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, इससे जो ओनरशिप है, फिर से कोई बाइक आ गई है, कोई व्हीकल आ चुका है, ओके, तो हल्ला फिर से कम हो चुका है। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब वो अपने शेयर्स को, यानी कि अपनी जो ओनरशिप है उसको दे रही है किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जाता है उसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो एसेट में आते हैं और वो रिड्यूस हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। आखिरी पॉइंट हमारा हो जाता है स्मॉल सेविंग्स, यानी कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ कुछ स्मॉल सेविंग्स करवाती है लोगों से। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा एनएससी में डालते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हो गए, जो कि हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था। पीएम की किसान विकास पत्र, बहुत सारे आपके में दिया हुआ है, तो वो सब सोर्सेज के नाम बस आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ये जो सेविंग्स होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से पैसा ले लेती है और कुछ टाइम बाद उसको वापस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर जो पैसा अगर वो ले रही है किसी से भी, तो उससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स ये बात है, वो पैसा आ रहा है और यहाँ पर वो एक कैपिटल रिसीट हो जाती है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमारे टॉपिक का ये लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, अगर हमको आराम समझ में आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉर रिडक्शन इन लाइबिलिटी। अब आपको जरूर लग रहा होगा कि ये तो आप रेवेन्यू रिसीट्स में पढ़ चुके हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ। देखो वहां पर लिखा था नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिडक्शन इन एसेट, पर यहाँ पर नीदर क्रिएट्स एसेट नॉन रिडक्शन इन लाइबिलिटी। सर हम तो कंफ्यूज हो गए, याद कैसे रहेगा। तो देखो बहुत ही ईजी चीज़ है इसको याद करने की। यहाँ पर जब भी आप खर्चा करते हो तो आप खर्चा किस लिए करते हो, खर्चे करने से आपके पास या तो कोई एसेट खरीदने के लिए खर्चा करोगे, या तो फिर अपनी कोई भी लोन की भरपाई करोगे। आपके घर में पैसा आता होगा तो या तो आप जैसे किसी से उधार पैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर खरीदते हो तो न्यूज़पेपर वाले का पैसा उधार है उसको देते होगे। किराया है तो वो भी तो एक तरीके की उधारी है ना, वो भी तो एक तरीके की लाइबिलिटी है, उसको पे ऑफ करते होगे। या फिर अपने कोई गुड्स खरीदते होगे, कोई स्मार्टफोन खरीद लिया, बर्गर खरीद लिया, पिज्ज़ा खरीद लिया। तो खर्चा हमेशा दो तरीके के लिए होता है, एक होता है या तो आप कोई भी एसेट क्रिएट कर रहे हो या तो लाइबिलिटी। तो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि ना तो आप कोई भी सामान खरीद रहे हो, ना ही आप कोई भी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, नहीं कि किसी से लोन लिया था उसको भी पे ऑफ नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर आप खर्चा कहाँ कर रहे हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, जितनी भी सैलरीज दे रही है, देखो कितनी सारी सैलरीज दे रही होती है, पेन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरीज दे रही है, यहाँ पर पेंशन दे रही है, यहाँ पर कितने सारे लोगों को क्या बोलते खाना दे रही है। तो यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही होती है सब्सिडीज पर, सैलरीज पर,
पेंशन्स पर, यहाँ पर कितनी सारी जगह पर खर्चा करती है। लेकिन उस खर्चे से ना तो कोई भी एसेट क्रिएट हो रहा है, यानी कि ना तो वो बिल्डिंग फर्नीचर कुछ बना रही है, ना ही कोई भी लोन की पेमेंट कर रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट इसका उल्टा, वो खर्चा करके या तो कोई एसेट बना रही है या तो फिर कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रही है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, रोड्स बना रही है, तो इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एसेट क्रिएट हो रहा है। और अगर वो किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट कर देती है, यानी कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था पिछली बार, तो रिसीट आ गई थी, उसको वापस कर दिया। लोगों से पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट ले लिए थे, वापस कर दिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसा लिया था, वापस कर दिया। तो हर चीज़ जो भी पैसा उठाया था उसकी पेमेंट अगर कर दी, सो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। से क्लियर है आपको? चलो अब अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है दैट इज बजटरी डेफिशिएट। अब बजटरी डेफिशिएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब भी हमारा जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, यानी कि डेफिशिएट, जैसे कि अपन बोलते हैं ना डेफिशिएंसी आ गई तो मैं विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि डेफिशिएट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी डेफिशिएट हो गया है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है रेवेन्यू से। तो हमेशा यहाँ पर जो है डेफिशिएट आता है। पर सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर गलत बात क्यों बोल रहे हो, मतलब डेफिशिएट हमेशा क्यों आता है? उसका रीज़न ये है कि देखो, समझना बात को, मैंने शुरू में भी बोला था कि देखो हमेशा एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा रहेगा इनकम से। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ऐसा शो करती है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है और कम खर्चे हो रहे हैं, तो लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे भाई टैक्स क्यों दे, जब लोगों के सरकार के पास पैसा है, पहले उसको खर्च कर उसके बाद टैक्स देंगे। तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमेशा सरकार क्या करती है, हमेशा रोती है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, कोरोना आया तो हमारे पास पैसा नहीं है, ये आया तो हमारे पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पिछली सरकार की वजह से हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर खर्चा ज़्यादा दिखाओगे तो लोग तभी तो टैक्स देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू से हमेशा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसी के अंदर आ जाता है आपका रेवेन्यू डेफिशिएट। तीन तरीके के डेफिशिएट आते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। सबसे पहले पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब हम रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करते हैं तो रेवेन्यू डेफिशिएट आता है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सपेंडिचर से रिसीट्स माइनस कर दो, तो अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिएट, ऑफ कोर्स ही बात है, डेफिशिएट आएगा। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन जो आता है कि यहाँ पर रेगुलर एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रही, यानी कि गवर्नमेंट की जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल सैलरी देना है डे टू डे या फिर कोई और अदर एक्सपेंडिचर है, उसको मीट नहीं कर पा रही है। तो रेगुलर और रिकरिंग जो एक्सपेंसेस है, रिकरिंग यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको यहाँ पर सरकार मीटअप नहीं कर पा रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है। तो भैया यहाँ पर सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो एक तरीके का वार्निंग दे रहा है कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारा डेफिशिएट आ रहा है। ठीक है। सेकंड आता है डिस सेविंग। डिस सेविंग का मतलब है कि यहाँ पर सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने अभी अभी पढ़ा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी देने में ही, यहाँ पर पेंशन देने में, सब्सिडीज देने में, हर चीज़ में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सेव ही नहीं कर पा रही, हमेशा डिस सेविंग यहाँ पे हो रही है। एक्चुअल में भी सरकार ज़्यादा कुछ सेव नहीं कर पाती है। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज क्लियर डेफिशिएट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। क्लियर डेफिशिएट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स का मतलब हो जाता है, ये मैंने थोड़ा सा खुद से ही बनाया है, यानी कि यहाँ पर अगर डेफिशिएट हो रहा है, रेवेन्यू डेफिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, उस डेफिशिएट को खत्म करने के लिए कैपिटल रिसीट्स की मदद ले रही है। अब यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हो जाता है, कैपिटल रिसीट्स का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि भाई आप बोरिंग्स कर रहे हो, बोरो कर रहे हो पैसा, बोरिंग्स कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो एसेट्स में, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो यहाँ पर एक तो पहली बात आपका एसेट कम हो रहा है, जिसकी सरकार क्या कर रही है, अपने यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों को सैलरी नहीं दे पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, तो वो क्या करेगी, रेलवे के शेयर्स दे देगी। अब अगर रेलवे के शेयर्स प्राइवेट लोगों के हाथ में पड़ गए, जो कि पड़ चुके हैं एक्चुअल सिचुएशंस में, तो अगर प्राइवेट पूरा हो जाता है रेलवे, तो यहाँ पर जो अभी आप 200 रुपये की टिकट में जा रहे हो वो 2000 की टिकट बन जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर 200 की टिकट जो है वो 2000 की टिकट बन जाएगी, और यहाँ पर जो है उस पैसे से जो गवर्नमेंट उसको बेचेगी, जिस पैसे पे बेचेगी, उससे वो इस रेवेन्यू को खत्म करेगी। तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल भी कम होगा कंट्री का, तो कुल मिलाकर के हमको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीड्स टू इन्फ्लेशन। लीड्स टू इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है वो बोरिंग्स कर रही है,
बाहर से बोरो कर रही है पैसा, तो अब अगर बोरो कर रही है पैसा तो उसको खर्च तो करेगी ना, तो खर्च करेगी या तो लोगों को पैसा देगी, सैलरी देगी, क्या बोलते हैं यहाँ पर पेंशन्स देगी। तो अगर लोगों के पास पैसा आता है तो लोग उसको फर्दर खर्च करेंगे, अगर फर्दर खर्च करेंगे तो यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की तो अपने आप ही इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो कैपिटल रिसीट से अगर पैसा ले रही है तो पहली बात तो प्राइवेट वालों के हाथ में भी क्या बोलते हैं, प्राइवेट वालों से पैसा लेकर के यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पैसा जा रहा है, और अगर लोगों के पास पैसा जाता है लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बाहर से पैसा ले रहे हैं तो एक तरीके का बर्डन भी हमारे ऊपर आएगा। जैसे पाकिस्तान ने चाइना से बहुत सारा पैसा लेकर के रखा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को चाइना के हिसाब से चलना पड़ता है, तो बाहर से फॉरेन बर्डन भी आने लगता है। लास्ट आता है वार्निंग सिग्नल। तो एक तरीके का वार्निंग सिग्नल है कि भाई सुधर जाओ, अभी भी अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कम कर दो, अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को बचाओ, सेविंग करना शुरू करो, तो ऐसे करके एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फिस्कल डेफिशिएट के ऊपर। अब जो हमारा सेकंड डेफिशिएट हो जाता है दैट इज फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, यानी कि मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को अगर माइनस करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास फिस्कल डेफिशिएट आएगा। लेकिन हम इससे बोरिंग्स को एक्सक्लूड करते हैं। ये क्यों करते हैं इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस किया, मेरे पास ये निकला कि भाई मैं कितना भी कमा लूँ, चाहे वो रेवेन्यू चाहे कैपिटल रिसीट्स, दोनों से कितना भी कमा लूँ, मेरा जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल को मिक्स करके। टोटल रिसीट्स कैसे बनता है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स को मिक्स करके, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, इम्प्लीकेशन क्या आते हैं। सबसे पहली बात भाई मैं डेट ट्रैप में फंस जाऊंगा। डेट ट्रैप, डेट यानी कि लोन लेना, ट्रैप यानी कि एक उसमें फंस जाना है कि निकल ना पाना, दलदल है भाई। कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यहाँ पास क्या हुआ था कि यहाँ पर फिस्कल डेफिशिएट आया। अब तुमने क्या किया, अरे भाई यार मेरा तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, चलो मैं लोन ले लेता हूँ। तो तुमने क्या किया, लोन ले लिया नेपाल से, या फिर चलो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक्चुअली डेट ट्रैप में। पाकिस्तान ने क्या किया, फॉर एग्जांपल उसके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो रहा था सरकार की तरफ से, पैसा कोई आ ही नहीं रहा था क्योंकि कोई कमाते नहीं ज़्यादा, तो पैसा आ ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना के पास गया और उससे बोला कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, दे दो यार। अब चाइना को पता था कि भाई इसको पैसे की ज़रूरत है, लौटा तो पाएगा नहीं, उसने दे दिया यहाँ पर पाकिस्तान को लोन। अब पाकिस्तान के पास जैसे ही पैसा आता है तो उसको एक इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है, हर लोन पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्या होता है, लोन ले लेता है वो, इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाता है, अब वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका लोन तो रहता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 5 लाख करोड़ का लोन लिया था, सब मतलब मान लेते हैं 5 लाख करोड़ का लोन लिया था, इतना वैसे लिया नहीं होगा पर हो भी सकता है। तो 5 लाख का अगर फॉर एग्जाम्पल उसने लोन लिया था तो यहाँ पर उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना था, फॉर एग्जाम्पल 10% यानी कि 50,000 रुपये की इंटरेस्ट पेमेंट थी, 50,000 करोड़। अब यहाँ पर अगर 50,000 की इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी, अब उसने पहले साल नहीं करी, दूसरे साल नहीं करी, तीसरे साल नहीं करी, चौथे साल नहीं करी, ऐसे 10 साल तक उसने इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करी, तो ये 50,000 से 5 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बन जाएगा 10 ईयर्स में। यानी कि भाई तुमने 5 लाख तो लिए थे, वो तो चलो ठीक है, तुमने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। अब अगर तुम इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो ये जो इंटरेस्ट है ये किसके अंदर आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, जो हमने पहले पढ़ा था। यानी कि अब तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बढ़ जाएगा, और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अब तुम ये इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे। अब इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए तुम फिर से लोन लोगे कि चलो यार कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पा रहा तो इंटरेस्ट तो पेमेंट कर दूँ, फिर उस लोन पर भी एक इंटरेस्ट होगा जिसको तुम्हें पे करना पड़ेगा। ऐसे करके इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाने के चक्कर में तुम एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन का मतलब समझो जरा। इन्फ्लेशन का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर नए नोट्स प्रिंट कर रहे हो। अगर सरकार अपने खर्चों को खत्म करने के लिए नए नोट्स प्रिंट करेगी तो एक तरीके से लोगों के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म कर रही है। तो उसने आरबीआई से बोला भाई नए नोट छाप दो, नए नोट छपे, उसने लिया और लेकर के किसी को सैलरी दे दी, किसी को पेंशन दे दी, किसी को ये कर दी। अब लोगों के पास पैसा आएगा एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, तो वो घर पे बैठेंगे तो नहीं, उसको लेकर के चले जाएंगे डोमिनोज में खाना खाने के लिए, चले जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, गैस सिलेंडर खरीदने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर जिसकी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने क्या किया, ले लिया था चाइना से लोन, तो वो क्या करती है, हर जगह पर उनकी कोई भी पॉलिसी बनती है तो यहाँ पर चाइना का इंटरप्शन हो जाता है
कि भाई तुमने हमसे पैसा लिया तो हम तुम्हारे पॉलिसी में इंटरप्ट करेंगे, अब तुम हमारे हिसाब से काम करो, हमारे हिसाब से चलो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉरेन डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। लास्ट इज हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अब तुमने अभी इतना लोन ले लिया है तो बाद में जो फ्यूचर में आएगा, इसके फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए अभी एक पार्टी है, उसने बहुत सारा लोन ले लिया है, तो 5 साल बाद कोई पार्टी आएगी तो वो अगर डेवलपमेंट करना चाहती है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। उसको पहले इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, उसको पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो फ्यूचर के बारे में समझ सकता है, फ्यूचर की ग्रोथ के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर ग्रोथ फ्यूचर में नहीं हो पाएगी, हम सिर्फ और सिर्फ लोन पेमेंट करते बैठे रहेंगे, तो इसके कारण हमारी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी हैम्पर हो जाती है। क्लियर है बात। अब आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ फिजिकल डेफिशिएट। तो फिजिकल डेफिशिएट का मतलब क्या आता है, बोरिंग्स और डेफिशिएट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पर बोरिंग्स में क्या हो जाता है, देखो समझना ध्यान से। यहाँ पर आपने क्या किया है, सबसे पहले बोरिंग्स ले ली है, बाहर से बहुत सारा पैसा उठाया है। अगर आप पैसा उठा करके अपने फिजिकल डेफिशिएट को खत्म कर रहे हो तो दैट इज आपका पहला सोर्स। सेकंड इज डेफिशिएट फाइनेंसिंग, यानी कि आप नए नोट्स प्रिंट करने लग जाते हो, आप नई आरबीआई की करेंसी को यूज़ करते हो, उससे प्रिंटिंग करवाते हो, और प्रिंटिंग करवाने के बाद आप क्या करते हो, उससे अपने खर्चों को मीटअप करते हो। पर इससे क्या हो जाता है कि अगर आप इससे अपने खर्चों को मीटअप कर रहे हो, इससे इस डेफिशिएट को ख़त्म कर रहे हो, इस एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहे हो, तो होगा क्या कि आपका यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये देखो इन्फ्लेशन की बात हमने करी थी, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास पैसा जाता है, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग खर्च करेंगे अपनी मर्जी से। समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब बिल्कुल एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज प्राइमरी डेफिशिएट। तो चलो जल्दी से उसको खत्म करते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज प्राइमरी डेफिशिएट। तो देखो आराम से समझते हैं, प्राइमरी डेफिशिएट यानी कि ओरिजिनल मेरा कितना डेफिशिएट हुआ वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने फिजिकल डेफिशिएट जो मेरा निकला था, यानी कि जब मैंने टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस किया था, तो फिजिकल डेफिशिएट मेरा करंट ईयर का निकला। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए की इनकम करी और मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का मेरा कमी आ गई, घाटा लग गया, कमी आ गई है 1 लाख रुपए की। अब मैंने देखा जो कमी आई है वो किसके कारण आई है, इंटरेस्ट पेमेंट्स के कारण आई है। अब अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स देखता हूं कि कितने इंटरेस्ट के कारण मेरे पास कमी आई है, तो यहां पर मैं देखता हूं कि भाई यहां पर 50,000 तो सिर्फ मेरी इंटरेस्ट पेमेंट्स थी। अगर ये चीज़ नहीं होती यानी कि मैं इसलिए तो माइनस कर रहा हूं, तो अगर ये चीज़ इसमें से नहीं होती तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 की कमी आती है। यानी कि मेरा फिजिकल डेफिशिएट जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था, जिसको हम प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं, फिजिकल और प्राइमरी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकल डेफिशिएट का अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं जो कि फालतू का हमारा खर्चा है, तो मेरे पास प्राइमरी डेफिशिएट निकलता है, ये हमारा असली डेफिशिएट है। अगर हम पिछले साल लोन नहीं ले रहे होते तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मेरे पास ये 50,000 का फिजिकल डेफिशिएट आता, जो कि मेरे देश के खर्चों के कारण हुआ है। हो सकता है मैंने सैलरी ज़्यादा दे दी हो सकता है मेरा कुछ और चीज़ में खर्चा चला गया हो, मैंने ब्रिजेस ज़्यादा बना दी हो, तो वो ग्रोथ हुआ ना। मैंने किसी को सैलरी दे दी, मैंने ब्रिज बना दिया, मैंने कुछ ऑफिस बना दिया, मैंने IRCTC को पैसा दे दिया ट्रेन के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए, वो सब मेरा अच्छा खासा खर्चा था। उस पर अगर मुझे लॉस भी हो रहा था, मैंने सोशल वेलफेयर के लिए किया। पर अगर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट पे अपना बजट के पैसे को खर्च किया है, तो यहाँ पर ना तो मेरा कोई सोशल वेलफेयर हुआ है, ना ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ है। ये तो फ्री का पैसा देश के बाहर जा रहा है, अगर मैं देश के बाहर से लोन ले रहा हूँ तो। सो इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा फालतू का खर्चा होता है, क्योंकि वो फ्री में दूसरों की तरह जा रहा है, वो कोई भलाई नहीं कर रहा अपनी। तो यहाँ पर 1 लाख में से 50,000 रुपए का मेरा फालतू का खर्चा हुआ, तो एक्चुअली में जो मेरा प्राइमरी डेफिशिएट है वो 50,000 आया। अगर मेरा डेफिशिएट समझ लो होता ही नहीं, तो यहाँ पर -50,000 आता जीरो में से, यानी कि मेरे को कोई घाटा ही नहीं था। लेकिन क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स करना पड़ा, इसलिए मेरे को यहाँ पर घाटा आ गया। यानी कि अब मुझे इसको खत्म करने के लिए और बोरिंग करना पड़ेगा। यानी कि इससे मैं क्या इम्प्लीकेशन निकाल सकता हूं कि अगर मेरा फिजिकल डेफिशिएट 0 आ रहा है या फिर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो सरकार है, द गवर्नमेंट, इट इज बोरिंग मोर टू पे दिस इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, वो ज़्यादा बोरिंग कर रही है जिससे वो इस इंटरेस्ट को पे कर सके। सिंपल। अब यहाँ पर आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। सो अ लोअर जीरो प्राइमरी डेफिशिएट इंडिकेट्स इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। यहाँ पर बोरिंग किसके कारण हुई, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा थी। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमको दिया गया एक बेसिक फॉर्मूला, दैट इज फिजिकल डेफिशिएट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स।
अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ सकता है, किससे मिलके बन सकता है? सिंपल सी बात है, ये मिलके बन जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मल बात है। इससे मैं माइनस कर दूंगा रिसीट्स को, जो टोटल रिसीट्स है उससे मैं रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स कर दूंगा, सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स कर दूंगा। क्यों? उसी से तो टोटल रिसीट्स बनी है। अब अगर मैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये सब प्लस माइनस में है तो इसको मैं इधर उधर कर सकता हूं, तो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। ठीक है, बीच में जाएगा प्लस और साइड में हो जाएगा यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, जिसमें एक्सक्लूडिंग हो जाएगा आपका बोरिंग्स। ठीक है, आपका जो बोरिंग्स है वो एक्सक्लूडेड है यहाँ पर। ठीक है, इससे एक बार आप यहाँ पर पहुँच जाते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है बताओ ज़रा मुझे। तो यहाँ पर ये जो है रेवेन्यू डेफिशिएट हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि ये जो है फिस्कल डेफिशिएट है, या फिर हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली कैपिटल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। टोटल होता तो फिस्कल होता, बाकी कैपिटल के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बस ये आपका जो है एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रेवेन्यू डेफिशिएट दिया हो तो तब भी आप जो है यहाँ पर फिस्कल डेफिशिएट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों दिया तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे समझना, ये जो हम लिख रहे हैं ना कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, इसको हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी बोलते हैं। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी बोलते हैं। बस इतना याद रख लेना और आपका जो है सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है और आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल बोरिंग्स दी गई है, तो यहाँ पर वो टोटल बोरिंग्स जो हो जाती है वो इक्वल हो जाती है फिस्कल डेफिशिएट की। ये अगर आप याद रखते हो, सारे न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना है, बाकी सब चीज़ें आराम से जाएंगी। बस इस नाम को याद रखना, इसका क्या होता है ज़्यादातर यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दी रहती है। तो इसी के साथ आज के दिन हमने जो है पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट का चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर सारे टॉपिक्स को हमने डीपली अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। पूरे प्रैक्टिस मटेरियल के लिए और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पर हम अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।